हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये PT 365 के इन्वायरमेंट का पार्ट 9 हम लेकर आए हैं, जहां पर हम मिसलेनियस टॉपिक यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर वो सारे वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ हमने कल्चर का ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसे भी जाकर देख लीजिएगा। हम मई के एंड तक आपको सारे PT 365 यहाँ कवर कराने वाले हैं। इन्वायरमेंट में आपका एक वीडियो और बचा है, देन उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे दूसरे सब्जेक्ट की तरफ। बेसिकली हम इकोनॉमिक्स का यहाँ पर कवर करने वाले हैं क्योंकि उसके आपको करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ से आप जाके से चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको जो भी हम पढ़ाते हैं उसका PDF अवेलेबल हो जाता है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। डिजास्टर मैनेजमेंट में अभी आपको पता होगा डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में पूछे जाने लगे हैं, इसलिए ये हम यहाँ पर लेके आए हैं। कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI यहाँ पर बनाया गया है। तो कैबिनेट ने यहाँ पर इसका अप्रूवमेंट दे दिया है और इसके हेडक्वार्टर के लिए एग्रीमेंट हो गया है किस किस के बीच में, इंडिया एंड द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 2022 में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है CDRI को एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर्स के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करने की बात करी है। अब ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट कब किया था? 1946 में, जब यहाँ पर आपको मैंने शायद पढ़ाया होगा कि यूनाइटेड नेशंस की पहली बैठक हुई थी 1946 में लंदन में, तब यहाँ पर ये हुई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का सेपरेट वीडियो किया हुआ है हमने, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, तो वो हमने कवर किया। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको एक बार जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर सेक्शन 3 जो है इस एक्ट का, ये स्टेट्स बताता है हमको दैट द प्रीमाइसेस ऑफ अ UN शैल बी इनवायलेबल। एक्ट वाज आल्सो एक्सटेंडेड टू सेवरल अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इसके बेसिकली प्रीमाइस की बात करिए, हेडक्वार्टर की बात करिए, तो हेडक्वार्टर के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट लाने की बात करी गई है। फिर आपको रिस्क टिपिंग पॉइंट देखने के लिए मिलता है। ये इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जो 2023 आई है, उसमें बताया है कि जो हमारा वर्ल्ड है दैट इज अ फास्ट अप्रोचिंग रिस्क टिपिंग पॉइंट ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। बहुत ज़्यादा जगह पर आपको रिस्क देखने के लिए मिलता है, वो यहाँ पर बताया है। रिपोर्ट रिलीज किसने करी है? तो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने इसे रिलीज किया हुआ है। ये एकेडमिक आर्म है यूनाइटेड नेशंस का, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। एकेडमिक आर्म ऑफ यूनाइटेड नेशंस है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 2003 में किया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर ये एक ग्लोबल थिंक टैंक की तरह काम करता है, इसकी मिशन की मैं बात करूं तो रिस्क एंड अडेप्टेशन रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स, उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब रिस्क टिपिंग पॉइंट होता क्या है? इट इज अ मूवमेंट व्हेन द सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम लूजेज इट्स एबिलिटी टू बफर रिस्क। मतलब रिस्क से हम बाहर आ पाए या रिस्क जिस बफर जोन में उससे हम बाहर आ पाए, उसकी बात करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर कैटास्ट्रोफिक जो इम्पैक्ट पड़ता है उससे हमको अपने पोटेंशियल को बढ़ाना है, ये यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर आपको 6 इंटरकनेक्टेड रिस्क टिपिंग पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्सेलरेटिंग extinctions that trigger chain reactions to the ecosystem collapse, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, माउंटेन ग्लेशियर मेल्टिंग, ये अलग अलग तरह के स्पेस डेब्रिस जिस पर हमारा भी बहुत ज़्यादा फोकस है, वो सारे पॉइंट्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। अब देखिए फ्लड आना बहुत आम है और फ्लड के कारण बहुत सारी परेशानियां होती हैं। सिक्किम में ने विटनेस किया है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो कि आपको पता है ग्लेशियर के कारण जो होता है। कौन सी रिवर पे? तो ये इसका नाम याद रखना है आपको, लोनाक लेक जो है वहां पर देखने के लिए मिला है। ठीक है, सिक्किम के साउथ में लोनाक लेक है जिसने ये इस तरह की मेल्टिंग एक्सपीरियंस करी है। और यहाँ पर ग्लोब जो है वो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो होता है, इसमें क्या होता है? रेनफॉल होती है ड्यू टू द क्लाउड बस्ट। आपने सुना होगा कि जो बादल है वो फट गए, उसके कारण अचानक से बहुत ज्यादा रेनफॉल होने लगती, उसी के कारण से यहाँ पर जो ये लेक है यहाँ पर आपको फ्लड जैसी कंडीशन देखने के लिए मिली है। ठीक है, अब GLOF की बात करते हैं। अ सडन रिलीज ऑफ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर रेन इन द ग्लेशियर लेक, जो मैंने आपको अभी बताया उसी के कारण होता है।
और ये रिपोर्ट एक जारी करता है जिसको ICI-MOD रिपोर्ट कहते हैं। तो हमारी इसके रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारी हिंदू कुश हिमालय वाली रेंज है वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2.0 डिग्री मतलब 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो 2100 तक बढ़ जाएगी। इस वजह से ग्लेशियर बहुत ज़्यादा वहाँ पर पिघलता हुआ पाया गया है। अब अगर मैं इंडिया की बात करूंगी तो आपको 3 हाईली डेविस्टेटिंग ग्लॉफ देखने के लिए मिल जाएंगे। एक केदारनाथ 2013 में वहां पर भी हुआ था, आपने सुना होगा इसके बारे में। चमोली में 2021 में और सिक्किम में 2023 में हुआ है बादल फटने की घटना। नेक्स्ट वी हैव अर्थक्वेक स्वाम। 2200 अर्थक्वेक्स आपको अभी ऑब्जर्व हुए हैं आइसलैंड में 24 घंटे में। देखिए बहुत बड़ी बात होती है। और अर्थक्वेक स्वाम करके आपको देखने के लिए मिलेगा। सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ सेस्मिक वेव्स P एंड S दोनों के कारण, ये ध्यान रखना है। एंड द सरफेस वेव दैट इज रेलिन एंड लव थ्रू द अर्थ रॉक, इसके कारण से जो भी घटना सामने आई है, सडन शेकिंग जो हुई है, उसको यहाँ पर ही बोला गया है। ठीक है। एस वेव आपको पता है दे कैन ओनली ट्रेवल थ्रू द सॉलिड्स, लेकिन उसके बाद भी यहाँ देखने के लिए मिली है। उसके बाद अर्थक्वेक स्वार्म्स क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ मैनी अर्थक्वेक्स, जब बार बार अर्थक्वेक्स आते रहे, यहाँ पे हम 2200 अर्थक्वेक्स की बात कर रहे हैं तो बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, तो उनके जो सीक्वेंस होगा उसको हम अर्थक्वेक स्वार्म्स कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये बहुत घंटों के लिए हो सकते हैं, कुछ दिनों के लिए हो सकते हैं, इवन कुछ वीक के लिए भी हो सकती है ये कंडीशन, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव लैंडस्लाइड्स इन हिमालय। हिमालय में लैंडस्लाइड्स होता है, आपको सबको पता है किस जगह पर होता है। तो सिलकायरा बरकोट टनल जो है उत्तराखंड में, उत्तरकाशी में, वो कोलैप्स हो गया लैंडस्लाइड के कारण, है ना। अब ये किस किस को कनेक्ट करता है? तो यमुनोत्री को साउथ से और एंड ऑफ टू धरासू ऑन द नॉर्थ एंड, इससे कनेक्ट करने का काम करता है। बेसिकली जो हमारी चार धाम यात्रा होती है वो वेदर के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, तो उसी की तर्ज पर आपको ये देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। अब हिमालय में सबसे ज़्यादा आपको लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिल जाती है क्योंकि उसका फॉर्मेशन ही वैसे हुआ है, इस वजह से आपको, और वहाँ पर सेस्मिसिटी भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपको वहाँ पर लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली जो शिवालय रेंज है, हमारी शिवालिक रेंज है, वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर ग्रेवाल और एल्यूवियम जो है वो बहुत ज़्यादा इसके सेडिमेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव हीट वेव इन इंडिया बाय न्यूज़। देखिए अगर अभी आपको गर्मी का बहुत ज़्यादा अनुभव हो रहा होगा तो यहाँ पर वही बताया गया कि हीट वेव्स रहेंगी इंडिया में। एक 5 मेंबर्स की जो टीम है उसने हीट वेव्स सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगी उसको हमने यहाँ पर क्या किया, विजिट करने की कोशिश करी है। ठीक है। बस अगर मैं बोलूँ कि टेम्परेचर में अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है जिस कारण से ह्यूमन बॉडी जो होती है एक्सपोज हो जाती है, दैट इज नोन एज हीट वेव। ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और IMD जो है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, उसने बोला है कि जब भी मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंच जाता है, किन जगहों पर वो भी बताया हुआ है आपको यहाँ पर। देन उसके बाद अगर प्लेन्स की बात करेंगे तो प्लेन्स के लिए वो 30 डिग्री सेल्सियस प्लेन्स के लिए 40 डिग्री सेल्सियस याद रखेंगे और 30 डिग्री सेल्सियस हिली रीजन्स के लिए ध्यान रखेंगे। तो जब ऐसा हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, हीट वेव। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है तो हम हीट वेव्स के शिकार हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हीट वेव के बारे में, नॉर्मल डेज में क्या होता है, ग्रीन नो एक्शन, देन उसके बाद येलो अलर्ट भी अपडेटेड हीट अलर्ट हो जाएगा, फिर सीवियर हीट अलर्ट फॉर द डे ऑरेंज कलर से दर्शाते हैं और एक्सट्रीम हीट अलर्ट फॉर द डे रेड कलर से दर्शाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको वार्निंग सिस्टम। फिर उसके बाद मराइन हीट वेव्स भी देखने के लिए मिल रही हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने फोरकास्ट किया है मराइन हीट वेव्स, ये कब तक देखने के लिए मिलेगी, 2024 में भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। बेसिकली लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट वार्मिंग जो होती है, डिस्क्रीट पीरियड ऑफ एक्सट्रीम रीजनल ओशियन वार्मिंग, उसको ही हम यहाँ बोलते हैं मराइन हीट वेव्स। ओशियन में वार्मिंग हो रही कहाँ कहाँ पर, इंडियन ओशियन में, बेसिकली अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल में सबसे ज़्यादा ये देखने के लिए मिला है। इससे क्या हुआ है, जो सी लेवल हम कह सकते हैं सी में भी कहीं ना कहीं टेम्परेचर की बढ़ोतरी हुई है। कितनी हुई है, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी बढ़ा है इन द लास्ट 5 डेज। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मैं इसके अल नीनो जो होता है उसके कारण ये सबसे ज़्यादा, अल नीनो का साल था, आप लोगों को पता होगा, उसके कारण ये अकर हुआ है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। अब ये चीज़ भी कुछ वीक तक या कुछ साल तक भी रह सकती है।
मल्टीपल ओशियंस में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। 50% ओवर द पास्ट डिकेड इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला है। 50% अपने आप में बहुत बड़ा टर्म होता है, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पर हीटिंग जनरेट हो रही है। नेक्स्ट भी है साइक्लोन। साइक्लोन्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। तो एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जिसका नाम है मिचोंग, ये कॉज्ड हुआ है डैमेज कहाँ पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ठीक है, साइक्लोन मिचोंग जो है वो 4th ट्रॉपिकल साइक्लोन है ओवर द ईयर, इस पूरे साल में बे ऑफ बंगाल में देखने के लिए जो मिला है। अब यहाँ पे पूछ लेते हैं नाम किसने दिया था, तो ये मिचोंग नाम म्यांमार ने दिया है, जो कि रिजिलियंट एंड फोर्टिफाइड को डिनोट करता है। अब अगर नेमिंग ऑफ अ साइक्लोन बोलेंगे तो इसके लिए 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स बनाए जाते हैं इंक्लूडिंग आईएमडी, एंड 5 रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स भी यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो कि समय समय पर एडवाइजरी जारी करता है और बताता है कि नेम उनका जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आने वाले उनका नाम यहाँ पर रखता है। ठीक है, अब नेमिंग ऑफ द साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी कब से स्टार्ट हुआ है, सितंबर 2004 से स्टार्ट हुआ है। कौन सा साइक्लोन आ रहा है, वो कैसे बन रहा है, उसका नाम क्या होगा, ये सब यहाँ पर डिसाइड होता है। नेक्स्ट वी हैव अदर साइक्लोन्स, कौन कौन से न्यूज में थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख लीजिए साइक्लोन इल्सा, ये आपको देखने के लिए मिलेगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। साइक्लोन मोका आपने सुना होगा, मोचा मोका जो भी प्रोनाउंस करते हो। उस सुपर साइक्लोन इसको बोला था, ये आपको म्यांमार कोस्ट में देखने के लिए मिला था। फिर मिथिली करके जो है ये बांग्लादेश कोस्ट में देखने के लिए मिला था। तो ये तीनों के नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव ड्राउट अर्ली वार्निंग सिस्टम, जहां पर सूखा पड़ने की कंडीशन बहुत ज्यादा आ जाती है तो पहले से यहाँ पर बता दिया जाता है। ठीक है, तो सितंबर 2023 में बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर अलग अलग टेम्परेचर देखने के लिए मिला है, और 30% इंडिया का जो लैंड है वो कहीं ना कहीं ड्राउट अर्ली वार्निंग सिस्टम में यहाँ पर आया था। कि इंडिया का पहला रियल टाइम ड्राउट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, इसको आपको ध्यान रखना। आईआईटी गांधीनगर ने इसको बनाया है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और बेसिकली कुछ एक स्टैंडर्ड्स जो होते हैं सॉइल मॉइस्चर के, उसके इंडेक्सेस पे बेस्ड यहाँ पर ये रिपोर्ट जारी करता है। अब देखिए ड्राउट का क्लासिफिकेशन 3 तरह से कर सकते हैं। मेट्रोलॉजिकल ड्राउट्स हो सकते हैं जहाँ पर डेफिशिएंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है फ्रॉम एक्सपेक्टेड एंड नॉर्मल लेवल ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके बाद हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट्स होते हैं जहाँ पर डेफिशिएंसी इन सरफेस एंड सब सरफेस वाटर सप्लाई होती है। और एग्रीकल्चरल ड्राउट्स यूजुअली ट्रिगर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट्स अकर्ड व्हेन द सॉइल मॉइस्चर एंड द रेनफॉल आर इनएडिक्वेट ड्यूरिंग अ क्रॉप ग्रोइंग सीजन। ठीक है, अब देखिए एनोर ऑयल स्पिल, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है। अब एनोर रीजन है कहाँ पर, चेन्नई में। ठीक है, जहां पर आपको अभी मैंने साइक्लोन मिचोंग पढ़ाया है वहां पर ये देखने के लिए मिला है। बेसिकली क्या हुआ है, एक लिक्विड पेट्रोलियम है जिस हाइड्रोकार्बन है वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छे नहीं होते, वो मराइन में फैल गए हैं। बेसिकली जो हमारे वेसल्स वगैरह जाते रहते हैं उनमें कभी कुछ नुकसान हो जाता है जिसके कारण से उनका तेल जो है ऑयल स्पिल वो पूरा समुद्र में फैल जाता है, उसी को यहाँ पर ऑयल स्पिल की घटना कहते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया, ह्यूमन एरर के कारण बेसिकली देखने के लिए मिल जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, वहाँ के मैमल्स को इम्पैक्ट करता है ना, उनको ब्रीदिंग में दिक्कत होती है। बर्ड्स के फैदर में अगर चिपक जाता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। डॉल्फिन्स के लिए बहुत हानिकारक है, वेल्स के लिए हानिकारक है क्योंकि वो इनहेल कर लेती है, उनके इम्यून सिस्टम को खराब कर देंगी। तो ऐसी बहुत सारी डिसीजेस जानवरों में भी देखने के लिए मिलेगी और उससे हो सकता है अगर हम उसको खाएं तो इंसानों में भी वो फैल जाए। स्टेप्स टेकन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ऑयल स्पिल, इसके लिए नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान बनाया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। मर्केंट शिपिंग एक्ट 1958 बनाया गया है, प्रोविजंस फॉर प्रिवेंशन इसके लिए बनाया गया है, ये ध्यान रखना है। ग्लोबल लेवल पे क्या किया गया है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सोलास, इसको ध्यान रखना है आपको। एंड द प्रिवेंशन ऑफ अ पॉल्यूशन ऑफ मराइन एनवायरनमेंट फ्रॉम शिप्स, मारपोल, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कुछ अदर रिलेटेड न्यूज़ जो थी चर्चा में। एक क्लाउड बर्स्ट की घटना है, वही बादलों का फटना भी हमने पढ़ा था। तो 10 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव हुआ है 1 घंटे के अंदर, इसको आपको पता होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। वैसे ये घटना आपको पता है कि होती क्या है, ठीक है ना। वल्नरेबल रीजन्स आपको पता है, हिमालय, वेस्टर्न घाट, नदर्न हिल स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ पर बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज आप लोगों को और ध्यान रखना है, इसका अकरेंस जो होता है वो वाया ऑरोग्राफिक लिफ्ट के कारण हो सकता है। जब एयर मास इज फोर्स्ड व्हेन अ लो एलिवेशन और थ्रू द हायर एलिवेशन एज इट्स मूव
ओवर द रेजिंग टेरेन, मतलब किसी एक राइजिंग टेरेन से होकर जब जा रही है तो लो एलिवेशन से हायर एलिवेशन की तरफ एकदम से फोर्स मारती है, तब जाके इस तरह की घटना सामने आती है। एवलांच से देखने के लिए मिला है आपको, ठीक है ना। तो टूरिस्ट बहुत सारे इसके कारण उनको दिक्कत हुई है, वो मर भी गए हैं। तो वो स्टक हो गए थे कहाँ पर, गंगटोक नाथुला रोड सिक्किम पर। तो इससे याद रहेगा आपको नाथुला पास कहाँ पर है, थोड़ा सा इसको पढ़ते चले ऐसे, ठीक है। अ मास ऑफ अ मटेरियल मूविंग रैपिडली डाउन द स्लोप, उसको एवलांच से बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मूवीज में यूजुअली दिखाते हैं कि कोई भी मटेरियल है वो रोल करता हुआ आ रहा है, तो धीरे जैसे जैसे वो आता जाता है, वो बढ़ता जाता है, बड़ा होता जाता है। तो ये स्नो का जो एक छोटा सा पीस आता है, आता आता और उसके साथ दूसरा स्नो भी मिक्स होता जाता है, तो वो बढ़ता जाता है, वही यहाँ पर एवलांच कहलाता है, ठीक है। रॉक एवलांच भी होता है, जहाँ पर रॉक गिरती है, आइस एवलांच भी होता है, डेब्रिस एवलांच भी होता है, ये ध्यान रखना है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM बनाया गया है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रिडक्शन द पीरियड ऑफ 2023-26 के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी हैव इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो चर्चा में थे। यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR, इसका इम्प्लीमेंटेशन एस्टेब्लिशमेंट 1999 में हुआ है, इसको ध्यान रखना है। ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, किस चीज़ के लिए, सपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉलो अप एंड रिव्यू ऑफ अ सेंडई फ्रेमवर्क, ये ध्यान रखना है आपको। कौन सा फ्रेमवर्क, सेंडई फ्रेमवर्क 2015 से लेकर 30 तक का यहाँ पर बनाया गया, जो कि डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट वी हैव 2023 ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट ऑन द पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड डिजास्टर्स, ये मैंने शायद आप लोग को करंट की क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दैट शोज अ लिमिटेड प्रोग्रेस इन डिसेबिलिटी इंक्लूसिव ओवर पास्ट 10 ईयर्स, बहुत कम यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हमको प्रोग्रेस देखने के लिए मिली है, ठीक है। इसके लिए 2013 में सर्वे हुआ था, जिसके लिए सेंडाई फ्रेमवर्क बनाया गया है 2015 से 30 तक का, ठीक है। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ऑन कंट्रीब्यूटिंग स्टेक होल्डर्स, emphasizing the need of their inclusion in DRR policies and practices. Then global assessment report DRR 2023 क्या है, that is a mapping resilient for sustainable development goals के लिए इसकी थीम रखी गई है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि हमको 5 फोल्ड्स जो हैं, हमने बात करी थी 5 फोल्ड्स, मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाए हुए हैं, वहां पर हमने 50 साल तक उसको बढ़ाना है, उसकी बात करी है। और यहाँ पर ग्रेट ग्रीन वॉल को भी यहाँ पर बनाने की बात करी गई है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 9 जो है वो खत्म हो जाता है। एक पार्ट और बचे जिसमें हम ज्योग्राफी के थोड़े से क्वेश्चंस या थोड़े से हम बोल सकते हैं सब टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो उसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर मैं बोलना चाहूँगी पहले की वीडियोस नहीं देखें तो उनको एक बार जाकर देख लीजिए, आप लोगों का जल्दी से यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। करंट अफेयर्स का, वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो भी चैनल पर अपलोड हो गया, तो उसको भी एक बार जाकर देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसपे आपको हर एक चीज़ की PDF अवेलेबल हो जाती है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।